बींग्स में स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। तो पहला स्टेप इसमें आएगा इंजेक्शन का। पहला स्टेप आएगा इंजेक्शन। इंजेक्शन में देखिएगा क्या है कि ह्यूमन बींग्स में ये होता है कि इंजेक्शन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन दे रखा है, माउथ दे रखा है। तो खाना मुंह से ही खाएंगे, तो हाथ से उठाया और मुंह के अंदर रखना, सिर्फ मुंह के अंदर रखने तक को हम इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन बोलते हैं। जस्ट टू पुट फूड इनटू योर माउथ, बस इसी को इंजेक्शन बोलेंगे। तो इंजेक्शन वाले में बस एक ही लाइन कर देंगे ना, ह्यूमन बींग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड, इट इज़ कॉल्ड माउथ। सो इन ह्यूमन बींग्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, बस माउथ के थ्रू इंजेस्ट करा जाता है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन वाला, ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला देखिएगा, डाइजेशन में है वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दिस फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ। विद अवर टीथ, तो वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हम अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं। अलग अलग तरीके के फूड मतलब ये है कि एट द सेम टाइम आप देखिए, आप दाल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, ठीक है, और चावल भी, सलाद भी, ये सारी चीज़ें आप खाते हैं। तो इसमें ये सब अलग अलग तरीके के फूड है, एक टाइप के फूड नहीं है, सेम टाइप के फूड नहीं है। और ये जो है इन सबको एक ही सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरना होता है। जब एक ही सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से इन्हें गुजरना होता है तो उसके लिए पहले इनकी क्रशिंग होती है। तो इसको क्रश करते हैं सबसे पहले टीथ, ठीक है। क्रशिंग मतलब जस्ट टू च्यू इट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। उसके बाद सेकंड है, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। जो लाइनिंग होती है कैनाल की, कैनाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल जिससे फूड अंदर जाता है, ठीक है, तो उसकी जो लाइनिंग है अंदर की वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो हम जो हार्ड फूड है, वो हार्ड फूड एकदम से सीधे से हम उसको नहीं खा सकते। तो since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make its passage smooth. When we eat something we like, our mouth waters. जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो our mouth waters, मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी हमने खाया जो हमको पसंद है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो मुंह में पानी ऐसे आता है कि इधर और इस तरफ, यहाँ पर दोनों तरफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो वहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है। सलाइवा का काम क्या होता है? सलाइवा का काम इसी तरीके से है जैसे कि आटा गूंथते हैं, तो वो पाउडर्ड फॉर्म में है आटा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बीच में पानी मिलाते रहते हैं। आटा गूंदा है कभी? गूंदा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं गूंदा कभी, लगा भी नहीं, इसने तो गूंदा है, चलो बहुत अच्छी बात है। कभी लगा भी नहीं कि गूंदना चाहिए? अच्छा, कभी करके देखना, क्योंकि देखने में तो ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है तो मुश्किल, क्योंकि कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि कितना आपको पानी डालना है, कितना आपको आटा रखना है। तो आटा लेकर, ये नहीं कि उसके अंदर सीधा, मतलब कोई रूल नहीं है। जैसे चाय बनानी होती है ना कि इतना पानी है तो इसमें इतना आपको चाय की पत्ती डालनी है, इतना दूध डालना है, नहीं, थोड़ा करके ऐड करना पड़ता है। और फिर उसको धीरे धीरे घुमाते रहना होता है, ठीक, कि वो एक ऐसा भी ना हो कि बहुत पतला हो जाए और ऐसा भी ना हो कि बहुत हार्ड हो जाए कि आप उसको बेल ही ना पाओगे। तो इस तरीके से आटा गूंदा जाता है। वही चीज़ माउथ के अंदर भी नेचुरल प्रोसेस है कि हम किसी भी तरीके से जब खाने को चबाते हैं, तो खाने को जब चबाते हैं तो थोड़ा मतलब जितनी अमाउंट में चाहिए उतना सलाइवा सिक्रीट होता रहता है और वो खाने में मिक्स होता रहता है। जब वो खाने में मिक्स होता रहता है तो उसका ना पेस्ट बनता रहता है। वो पेस्ट जब तक पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक हम उसको निगलते नहीं हैं। ऐसे निगलने को तो निगल सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो चीज़ गले में चुभ सकती है, वो चीज़ लग सकती है। तो जैसे दवाई खाते हैं, तो दवाई खाते टाइम उसको तो कोई नहीं चबाता ना, क्योंकि वो कड़वी बहुत होती है। उसको चबाएंगे तो बहुत कड़वी लगेगी, उसको तो निगल लेते हैं, साइज स्मॉल है उसका। तो खाने को टीथ जो है वो धीरे धीरे क्रश करते रहेंगे और साथ में जो सलाइवा है थोड़ा वो उस पर उसको वेट करती रहेगी। और फिर जैसे ही वो एक ऐसा पेस्ट बन जाएगा जो आसानी से स्वेलो किया जा सके, तो आपको स्वेलो करने में भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चबाते ही पता चलता है कि खाना ख़त्म हो गया, अंदर चला गया, ठीक है, वो अपने आप ही स्लिप करके अंदर चला जाता है। तो डाइजेशन में हमने 2 पॉइंट्स देखे। पहला है वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, अलग अलग तरीके के जो हम फूड खाते हैं उसमें
सबसे पहले फूड को क्रश करा जाता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ टीथ। उसके बाद दूसरा स्टेप, इसमें उसकी हेल्प कौन करता है, टीथ की हेल्प कौन करता है, सलाइवा। सलाइवा क्योंकि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो इनर लाइनिंग है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो ड्राई फूड जो है वो swallow करने में प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से फूड को वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। फूड को वेट कौन करता है, सलाइवा। सलाइवा इज सिक्रीटेड बाई सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, तो पहला पॉइंट हुआ अबाउट टीथ, दूसरा पॉइंट हुआ अबाउट सलाइवा एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तीसरा पॉइंट जो है वो है फूड इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अगेन वही चीज़ है, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, तो फूड इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। फूड ना अलग अलग तरीके का होता है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। तो इफ़ इट हैज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, अगर फूड को एलिमेंट्री कैनाल ढंग से एब्जॉर्ब करे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो फूड को बहुत ज़्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना बहुत ज़रूरी है। फिर अरे मैंने भेजा है देखो, और PDF भेजी 2 पेज की बस। तो it has to be broken down into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzymes. अब तीसरी चीज जो है जिसका इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, वो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अरे नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, NCERT से बना है। क्या मैंने मिक्स नोट्स बना रखे हैं बायोलॉजी के, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ चीज़ें जो है ना, इसमें अगर लखबीर सिंह के हिसाब से चलने लगे बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा दे रखी है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा स्टेप बाय स्टेप NCERT में समझा रखा है। और डाइजेशन का भी शुरुआत वाला पोर्शन उसमें बहुत फैला रखा है। उसके बाद आप देखोगे तो लखबीर सिंह में भी मिल जाएगा, मतलब लखबीर में भी सेम NCERT वाला ही कर रखा है बाद में। देखिए फिर है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज that breaks down starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. तो ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, तीसरे वाले पॉइंट में देखो रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं ना कहीं भूल सकते हो। 2-3 पॉइंट्स बनाकर दिमाग में रखना। तो पहला पॉइंट टीथ के बारे में था, दूसरा पॉइंट जो है वो सलाइवा और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में था कि फूड को वेट किया जाता है ताकि वो इजीली स्वेलो किया जा सके, क्योंकि इनर लाइनिंग बड़ी सॉफ्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल में। और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में ये नहीं है कि फूड इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे एक नए एंजाइम की। एंजाइम सलाइवा के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सिक्रीट करा, और सलाइवा के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि फूड को वो वेट तो करता ही है, वेट तो करता ही है, वेट करने के साथ साथ क्या करता है कि फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करता है। उस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज। उसके अलावा जो एक मस्कुलर टंग, हमको मस्कुलर टंग भी हमारे माउथ के अंदर, वो जो टंग है वो टंग क्या करती है, वो टंग खाने को घुमाने का काम करती है, लगातार उसको खाने को घुमाती रहती है। दांत तोड़ता है खाने को, जो सलाइवा है वो उसको वेट करने के साथ साथ और स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, और टंग जो है वो खाने को रोटेट करती रहती है माउथ के अंदर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिएगा, it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. It is necessary to move the food in a regulated manner. तो food को regulated manner में digestive tube के through pass करना ज़रूरी है, so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur all along the gut. अभी होता क्या है कि कई बार आपसे जैसे आप घर में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, मम्मी पापा आपको बताते होंगे, इनफैक्ट आपको टीचर्स भी बताते होंगे कि खाने को धीरे धीरे खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए। वो इस वजह से होता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई आपने, और किसी भी इंसान को देखिए कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि मतलब पहली रोटी तो बहुत धीरे धीरे खाना और फिर एकदम से फटाफट उसने खाना भरना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा एक ही तरीके से प्रॉपर्ली खाता है। और अगर कभी ऐसा होता है कि आपको ज़बरदस्ती खाना, मतलब कहीं काम से आपको जाना और आपने ज़बरदस्ती फटाफट खा लिया, तो उस दिन आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने की चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि फूड जो है रेगुलेटेड मैनर में धीरे धीरे एंटर नहीं करा, ठीक है। आपने फटाफट खाया तो आपने एक तरह से ढंग से उसको च्यू नहीं करा, तो इसका मतलब जो स्टमक में जो अंदर जो काम होना है आपने वो काम जो है उस पर ज़्यादा लोड डाल दिया। तो कुछ चीज़ें
जो माउथ में ही ब्रेक हो जानी चाहिए थी, डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था जितना पोर्शन, वो आपने नहीं करा जल्दी खाने के चक्कर में। तो इट शुड बी it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। अब ये जो है, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यहाँ से फूड जा रहा है अंदर। अब जब फूड अंदर जाएगा तो इस पोर्शन में थोड़ा सा, ये जो यहाँ की लाइनिंग है, एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग है, वो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपैंड कर देगी, हल्का सा, जहाँ से फूड जा रहा है हल्का सा वो एक्सपैंड कर जाएगी। वो एक्सपैंड क्यों करेगी? क्योंकि पीछे वाला जो पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब पीछे वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी आगे वाला पोर्शन, इट इज जस्ट लाइक अ ट्यूब। जैसे आपने बड़े बलून देखे होंगे, बच्चे खेलते हैं जिससे, बड़े बलून जो होते हैं ट्यूब शेप के जो बलून होते हैं, उसमें क्या है कि पीछे की साइड से अगर आप उसको दबाएंगे तो आगे से थोड़ा सा फूल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप आगे से बीच में से एक जगह से और दबाओगे, आपने 2 जगह से दबाया तो फिर क्या होगा, वो और आगे से फूलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पीछे से अगर हम किसी भी ट्यूब को अगर हम एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आगे से एक्सपेंड होगी। तो जब आपने उसको यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करा, यानी कि दबाया आपने, तो उसके अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो आगे की तरफ पुश हो गए। वही चीज़ यहाँ पर है कि जब आप स्वेलो करते हैं फूड, तो फूड जो आ रहा है, वो फूड जो है वो आगे की तरफ जैसे ही पुश होता है तो पीछे वाला जो हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर ये थोड़ा और आगे को पुश होगा तो पीछे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो रिदमिक एक्सपेंशन और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इस ट्यूब का चलता रहता है। वो ज़रूरी है। ये सिंपल ऐसा पाइप नहीं होता कि इतना बड़ा पाइप है और उसमें इतने छोटे छोटे खाने के टुकड़े जा रहे हैं तो ठप ठप ठप, ऐसे नहीं होता। हमने खाना खाया और वो पेट में गिरा और हमको आवाज़ आ रही है गिरने की, ठीक है। वो क्या होता है, वो ट्यूब के साथ साथ लग कर जाता है, तो इस वजह से खाना खाते टाइम कभी आपको पता नहीं चलता। हाँ, इतना ज़रूर है, आप बिल्कुल एकदम भूखे हैं और प्यास भी लग रही है आपको, आप उस टाइम पानी पीते हैं। अब आप ठंडा पानी पिएंगे तो ठंडा पानी यू कैन एक्चुअली फील कि ठंडा पानी यहाँ से ऐसे कैसे जा रहा है, वो आपको फील होगा, ठीक है। गर्म पानी आप पिएंगे, गर्म पानी भी आपको फील होगा कि वो यहाँ से इस तरीके से जा रहा है। लेकिन जब आप खाना खाएंगे, अगर प्रॉपरली च्यूड फूड है तो वो किस तरह से अंदर चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इस मूवमेंट को, फूड का जो ये मूवमेंट है, जो वो मतलब फूड पाइप पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होता है, आगे से एक्सपैंड, फिर और आगे से एक्सपैंड, फिर पीछे से कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन उसका चलता रहता है, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। तो अब आप देखिए डाइजेशन में हमने 4 पॉइंट्स देखे। पहला पॉइंट था इट वाज अबाउट टीथ। तो टीथ में हमने ये देखा फूड जो हम ईट करते हैं, व्हाट वी ईट इज ऑफ, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स। तो फूड जो है वो हम अलग अलग तरीके का फूड, क्या कर फूड तोड़ दिया, वो पेन रखने के लिए कलाकारी कर रहे हो तब से पता नहीं। तो हम अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं। अभी देखो आधा घंटा हो गया होगा। 23 मिनट्स। पता है अभी कुछ बोल के नहीं, नींद में अभी देखो शक्ल से दिखाई दे रहा है कि सो रही थी और इसको जबरदस्ती भेजा गया। मैं खाना खा के आ रही थी, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑब्जर्व करके आ रही थी, इसका मतलब ये। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 4:30 हो गए। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। अरे सब पता है इसको, ये नाटक कर रही है। नहीं सर, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं सच में खाना खा रही थी। खाने की बात कर रहे थे अभी। तो जो हम खाना खाते हैं वो अलग अलग नेचर का होता है। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो क्रशिंग है वो कौन करता है, टीथ। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट किसके बारे में था, सलाइवा के बारे में। तो यहाँ पर जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा इज अ वाटरी सब्सटेंस, वो खाने को थोड़ा सा वेट कर देता है। कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, ऐसे करके बैठे थे ना, मुझे लगा। तो वो जो है ये ऐसा क्लास में भी होता था, जब मैं छोटा था तब भी ऐसा होता था कि टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो कुछ बच्चे ऐसे करते थे। तो टीचर को लगता था कि ये सर को जा रहा है, ये हाथ उठा रहा है शायद बताने के लिए। तो फिर जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, सलाइवा फूड को वेट कर देता है। और
तीसरा पॉइंट जो है, जब वो वेट कर देता है तो वो स्वेलो करने वाली पोजीशन में आ जाता है। फिर जो थर्ड है, थर्ड वाज अबाउट एंजाइम्स। वो एंजाइम और टंग की बात करेंगे। तो फूड को जब कॉम्प्लेक्स नेचर का फूड है तो उसको डाइजेस्ट करने का काम सलाइवा ऐसे करता है कि वो फूड को वेट तो करता ही है, उसके साथ साथ उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने में हेल्प भी करता है। तो सलाइवा जो होता है, सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, और वो फूड को और अब कुछ पूछें। हाँ हाँ, सर हमने पैरामीशियम के बारे में पढ़ा ही पैरामीशियम के बारे में बस हमने, मैं बताऊंगा अभी 5 मिनट रुकेंगे ये करने के बाद। पैरामीशियम और अमीबा एक्चुअली सेम है, बिल्कुल सेम है। बस पैरामीशियम में सिर्फ इतना है कि जो इंजेक्शन होता है ना वो प्लाज्मोडियम के थ्रू नहीं होता, वो होता है सिलिया के थ्रू। पैरामीशियम के चारों तरफ पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम नहीं वो सूडोपोडियम। अरे सूडोपोडिया तो होता था, मैंने प्लाज्मोडियम बोला था क्या? हाँ। मेरे मुंह से निकल गया होगा, मेरे मुंह से निकल गया होगा। सूडोपोडिया के थ्रू ना होते हुए उसमें क्या होता है कि इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बाहर, बहुत छोटे 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 रेशे होते हैं, उसको सिलिया बोल देते हैं। तो वो सिलिया जो है वो कोई भी फूड पार्टिकल होता है तो उसको ऐसे फ्लो करा करा करके आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसको बुलाती है और खा जाती है, ऐसे होता है। बस इतना अंतर, बाकी सब कुछ है। अरे प्लाज्मोडियम एक अलग तरीके का वॉर्म है, उसको छोड़ो। अब देखिएगा कि फूड जो है, फूड जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट था सलाइवा के बारे में। और इसमें जो फूड की जो मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग में टंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड पॉइंट ये था। अच्छा, जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो फूड जाता है दैट शुड बी थ्रू रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो खाना धीरे धीरे जाता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। तो ये जो माउथ से जो स्टमक तक जो फूड जाता है वो जिस पाइप के थ्रू जाता है उस पाइप को हम फूड पाइप, एलिमेंट्री कैनाल या इसोफेगस भी बोल सकते हैं। फिर देखिएगा, द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। पता है हमको, जब हम खाना खाते हैं तो पेट थोड़ा सा फूल जाता है, ठीक है। तो द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो फूड के अंदर, मतलब जो स्टमक के अंदर बहुत सारे और भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। तो वो धीरे धीरे जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो उसको और छोटा करने के लिए, मतलब टारगेट है इस चीज़ का, टारगेट ये है कि फूड को बिल्कुल ऐसा कर देना है कि वो ब्लड में आसानी से मिक्स हो सके। ये टारगेट है डाइजेशन का। डाइजेशन का मतलब ये है कि भाई फूड का जो भी पोर्शन है उसमें से जितना ज़्यादा आप उसको लिक्विफाई फॉर्म में बना सकते हैं वैसा बना दीजिए। इसीलिए जब तबीयत ख़राब होती है, ख़ास तौर पर जब पेट ख़राब होता है, तो डॉक्टर ये बोलते हैं भाई थोड़ा ना लिक्विड ज़्यादा लेना आप। मतलब भाई पेट तो वैसे ही गड़बड़ हो रखा है, अब डाइजेशन वैसे ही ख़राब हो रखा है, उसमें पता चले जी आप जो है वो छोले मटर पनीर वगैरह खाने में लगे पड़े, ठीक हो गया काम, ठीक, फिर और पेट में दर्द होगा, फिर और प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए डॉक्टर कहते हैं भाई हो सके तो खिचड़ी खा लेना, ठीक, जो कि आसानी से स्वेलो करी जा सके, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब है क्या, द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। द डाइजेशन इज स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। These release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin and mucus. जो डाइजेशन है, डाइजेशन में स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो तीन तरीके के जो लिक्विड है वो प्रोड्यूस करते हैं। एक तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है उसको बोलते हैं पेप्सिन, है ना, एक पेप्सिन होता है, और एक तीसरी चीज़ होती है म्यूकस। तो म्यूकस एक ऐसा लिक्विड होता है, वो ऐसा लिक्विड है कि जैसे स्टमक है तो स्टमक की जो अंदर की वॉल्स है ना, स्टमक के अंदर की वॉल्स पर एक तरह से ये समझ लीजिए जैसे कि एक पेंट की कोटिंग हो गई है। तो म्यूकस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी कोटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बेसिकली है तो एसिड ही, वो ऐसा ना हो कि वो स्टमक को ही अंदर से जलाने सर लगे। आपने नोट्स भेजे और नोट्स और नोट्स नोट्स नहीं, मैंने और ही तो बोला। अरे और देखो कह रही मैंने और ही तो बोला। और अब ठीक है, ओ ओ मुझे स्पीच थेरेपी की जरूरत है। 2 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ। ओके सर।
आगे भी रहेंगे। क्या बेचारा आता वो है, यश की तरह इसके घर के बाहर बारिश हो रही होगी ना। क्या बेचारा आता है, यश को आता है, तो 2 बैच में आता है, शाम वाले में आता है, वो तो नाइट में 2 बैच में आता है। और क्लास में भी सेम सेक्शन है क्या तुम दोनों का? ये मेरा मैं आई हूँ। आई में हो तुम? मैं ए में था, मैं इसकी वजह से आई ना आया। मतलब निकाल दिया तुम्हें? नहीं, जिन्होंने वो लिया था ना, जिन्होंने 3rd लैंग्वेज ली थी, उन सबको ए सेक्शन में डाल दिया। संस्कृत? जिन्होंने संस्कृत, फ्रेंच वगैरह लिखी, उन्हें ए सेक्शन में डाल दिया। ए सेक्शन के 2 बच्चे थे, उन्हें शफल कर दिया दूसरे सेक्शन। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है संस्कृत, 100 में से 100 भी आ सकते हैं उसमें। हाँ, आता होगा ट्रांसलेशन वगैरह, धातु रूप वगैरह सब, शब्द रूप, धातु रूप। आपका बस यही आता है? यही सीखा 3 साल संस्कृत लेकर। बस? मैंने पूरे 3 साल ही संस्कृत पढ़ी, बुक भी नहीं अरे तुम बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, संस्कृत तो क्या पढ़ते हो? नहीं पढ़ती हूँ मैं, सिवा छात्र मेरे। फिर पता नहीं 8th में क्या हुआ। अच्छा, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। अब स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। तो जो पेप्सिन है, पेप्सिन का काम ये होता है कि बॉडी में जितना भी जो भी हमने प्रोटीन वाली कोई भी चीज़ हमने अगर खाई है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम पेप्सिन करता है। अब पेप्सिन का काम थोड़ा सा और आसान करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है, टाइम लगता है, तो पेप्सिन का काम और ज़्यादा आसान करने के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरे स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है। तो जब एसिड मौजूद होता है, तो एसिड की प्रेजेंस में पेप्सिन बहुत अच्छे से काम करता है। भाई उनको दे दो नोट्स, तुम्हारे नोट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, दोनों देखने में ज़्यादा पता नहीं क्या, जैसे संस्कृत दिखा रहे हो या क्या है, तो देखने में इंटरेस्ट है। स्कूल की कॉपी मेरी कॉपी हाँ, तो मैम ने बोला था बनाने के लिए, खुद के नोट्स। मैम ने थोड़ी ना दी है नोट्स, मेरी कॉपी। अब देखिएगा आगे, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। We have often heard adults complaining about acidity, thus mucus helps in controlling acidity. हमने कई बार ये देखा है कि कुछ मतलब जो एडल्ट्स में ये प्रॉब्लम होती है, बच्चों में तो जनरली नहीं होती। एडल्ट्स में ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो ये कहने लगते हैं कि भाई कुछ एसिडिटी हो गई। अब वो एसिडिटी क्यों हो गई? क्योंकि जो स्टमक के अंदर जो म्यूकस है, या तो म्यूकस में कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई है, ठीक, या तो म्यूकस की लाइनिंग जो है वो थोड़ी कम हो गई है, या फिर एसिड ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से फिर इनो लेना पड़ता है। सर पर इनो भी तो एसिडिक नेचर का होता है। नहीं, इनो एसिडिक नेचर का नहीं होता, इनो बेसिक नेचर का होता है। हमेशा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस ही लिया जाता है। सर पर उसमें तो लेमन फ्लेवर डालते हैं, लेमन फ्लेवर डालते हैं, लेमन नहीं होता उसमें। लेमन अगर ले लोगे तो बस हो गया काम फिर तो। रेड कलर का भी तो चलता है। हाँ, एक ऑरेंज फ्लेवर भी आता है। मैं बोल रहा हूँ, गैसो फास्ट, गैसो फास्ट रखा मेरे पास। हाँ बोलो, क्या बताओ ना। अच्छा मैम, मेरे को भी एक चीज़ पूछनी है कि आजकल ऑफलाइन क्यों नहीं आते हो? दर्शन दिए बड़े दिन हो गए,
अरे सर, आज मैं रात में लेकर हो जाता हूँ। क्या करूँगा अच्छा सर? वैसे ही कुछ सेलिब्रेशन था हमारा, उसके लिए फंस गया था इसलिए सर। अच्छा। तो फाइनली नेक्स्ट हफ्ते में पूरा होगा। आगे बोलो आगे, हाँ बताओ बताओ। हाँ जी सर। सर वाटर कौन से नेचर का होता है? दीदी जैसे सर वाटर होते को पत्थरों से भी जा सकते हैं ना, पत्थरों को भी आए उसको भी होते हैं वाटर भी। वाटर न्यूट्रल होता है ना, एसिडिक होता है ना, बेसिक होता है। तो सर वो कैसे पास हो जाता है स्टोन से? क्या दोबारा बोलो? सर वाटर कैसे पास हो जाता है स्टोन से? क्योंकि वाटर खराब कर देते हैं ना चीजों को। वाटर स्टोन से पास हो जाता है। हाँ जी सर। क्या बोल रहे हैं? कैसे पास हो वाटर जाता है? खराब कर देता है चीजों को, मैं तो ये सुनाई दिया। कौन से स्टोन? कौन सा स्टोन? चपड़ा आए हुए वो पूछ रहे हैं। सर जैसे ठीक है होता नहीं है क्या ज्योग्राफी में पेपर सब पढ़ा था वो चपड़े अपनी साइड से लिंक कर रहे हैं। अच्छा जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तब पूछना। तुम्हारी आवाज़ ना डिस्टर्ब होकर आ रही है तो ढंग से समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्लास में आओगे तो पूछना। ओके ठीक है। चलिए जी, अब जरा देखिएगा। तो हमने क्या देखा शुरुआत से, देखिएगा कि सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको टीथ जो है वो क्रश करके और स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड पॉइंट वाज अबाउट सलाइवा, कि जो हमारा माउथ है, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा जो है वो फूड को वेट करता है और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना देता है, क्योंकि इनर जो लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो सॉफ्ट होती है ताकि स्वेलो करने में आसानी हो। तीसरा पॉइंट किसके बारे में था? एंजाइम्स के बारे में। तो सलाइवा के अंदर एक सलाइवरी अमाइलेज होता है। एंजाइम्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को और छोटा छोटा तोड़कर छोटा छोटा करते हैं और जो मस्कुलर टंग हमारे माउथ में मौजूद होती है वो फूड को मिक्स करने में काम करती है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। चौथा पॉइंट था पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के बारे में, कि जो भी हम फूड स्वेलो करते हैं वो रिदमिक एक्सपेंशन और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही फूड थ्रू आउट द गट के थ्रू वो पूरा अंदर जाता है और उसको हम उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। फूड जो अंदर जाता है वो फूड पाइप के थ्रू जाता है, उसको इसोफेगस भी बोल देते हैं या एलिमेंट्री कैनाल भी बोल देते हैं। उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसोफेगस में होता उसके बाद फूड का मूवमेंट जो है ना, फूड का जाने का जो स्टाइल है वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा अगला था कि जो स्टमक है, स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन और स्टमक के अंदर जब भी हम फूड खाते हैं, जब भी हम फूड इंजेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि स्टमक थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। तो वो जो है स्टमक के अंदर 3 तरीके की चीज़ें होती हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एक अंदर की तरफ जो इनर वॉल्स होती है उस पर एक लेयर जब डिपॉजिट कर देता है जिससे HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक को। अच्छा, अब जो पेप्सिन है, पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक वो डाउन प्रोटीन करके को डाइजेस्ट फैट स्टोन्स में भेजते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है अंदर, स्टमक के अंदर एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है जिससे एंजाइम पेप्सिन को काम करने में थोड़ी सी आसानी है। ये होता है। प्रोटीन खाने से एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या हो गया? ये क्या ए से आई तक तुम मतलब तुम स्कूल में भी मैंने इसीलिए पूछा था, वो तो मैं भूल गया कि मैंने पूछा किस वजह से था। क्यों सर? मैं पूछ रहा था ना दोनों सेम सेक्शन में, ये लगातार गुटर को कुछ कान में तुम्हारा कुछ कहता जा रहा है। क्या है? ये कमेंट बाजी करी जा रही ये भी बड़ा खुश होता है जब ऑनलाइन होता है। यस सर, ये भी बहुत चिल्ला के होता है। होता है कुछ नहीं करता ही। हाँ, पाँच मिनट जाती है सर, एक बार बोल दिया बस। और फिर से मुझे वही बात याद आ जाती है जब ये पहली बार पढ़ने आता मुझे बड़ा शरीफ लगा। सर चश्मा पहन के आया था, ऐसा लगता था सीधा साधा बच्चा है। बाद में इसलिए तो और वो लगा हुआ था कुछ, वो प्लास्टर वगैरह चढ़ा हुआ था हाथ पर। सर वो तो बाद में चढ़ा। बाद में हुआ। फिर धीरे धीरे इसकी पोल खुली, ये कैसा है। बहुत याद है। चलिए जी आगे देखते हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल which releases it in small amounts into the small intestine. The exit of food from the stomach, तो स्टमक से जो फूड निकलता है बाहर कहाँ जाता है? स्टमक से जो फूड निकलता है
वो सीधा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में। नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन होती बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अब क्या है, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल। एक स्फिंक्टर मसल होती है, वो थोड़ा फूड वो सिक्रीट करती रहती है, बाहर भेजती रहती है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अच्छा, विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्फिंक्टर मसल स्मॉल अमाउंट्स में फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेजती है। फिर फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे एंटर करना शुरू करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट होता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। एक्सटेंसिव कॉइलिंग का मतलब क्या है कि वो जो है ऐसे बहुत सारे मतलब उसके लूप्स बने रहते हैं, ठीक है, बहुत लंबी होती है क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन। Extensive coiling. The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. क्या? विली है। इसमें तो विली लिखा अरे वो लिखा विली है, उसको बोला नहीं जाता है। बिल्ला। PUT बट एंड PUT पुट। तो फिर ये भी सीखो, इसमें थोड़ा सा है इंग्लिश में। चमेली और देखो क्या बता है, पसाइचोलॉजी, केमिस्ट्री। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। अच्छा, अब ये देखिएगा, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग मालूम है किसी को? जो मिलिट्री में एक रैंक होती है, हाँ हाँ, वो स्पेलिंग और उसको आप Last अपनी में तो बात फिर tenant से है। रिपीट करो। मैं ये कह रहा हूँ कि विली नहीं होता, विलाई बोलते हैं। नहीं, अभी जो बोल मैंने रहा कहा लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या है? किसका? लेफ्टिनेंट। वो क्या? सर ल्यूटेनेंट की तरफ ही होता है। कर्नल कोलोनल सर उसमें COLO सर वो हिंदी में करने में आती होता है वही। होता वही। सर क्या होता है? मैं वही बता रहा था कि लिखा कैसे जाता है और बोला कैसे जाता है। नहीं, वो होता क्या है? रैंक है, आर्मी में रैंक है, इंडियन आर्मी में रैंक है। मेजर वगैरह। हमारी प्रिंसिपल एक्स मेजर है। मलेशियन आर्मी की। नहीं इंडियन आर्मी की एक्स मेजर है, मलेशिया में होती है। अच्छा, मतलब इंडियन ओरिजिन की ही प्रिंसिपल है। मुझे लगा कि मलेशियन आर्मी है। वन ऑफ द फर्स्ट वो है वुमेन लेम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है। मैंने क्या क्या कर रखा है इतना लंबा चौड़ा रिकॉर्ड। लेम्का बुक ऑफ किस लिए फाइटिंग कुछ? अरे सर कैमल रेजिमेंट की वो थी। रेजिमेंट में पहले पता नहीं क्या कर रखा है, स्कूल में प्रिंसिपल बनने आ तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छे अरे इतनी महान टीचर आपकी वो प्रिंसिपल बनी है तो कुछ ना कुछ तो सिखाएगी। खतरनाक महान औरत, वो पहले टीचर अब बनी होगी ना। खतरनाक स्क्रिप्ट है बहुत। पहले दिन इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया। वैसे तुम्हारे यहाँ पर आना चाहिए था कोई ऐसा प्रिंसिपल। इनका स्कूल तो पहले से ही सुधरा है, तुम्हारे यहाँ पर है बच्चे बदमाशी करते हैं। इनका स्कूल सुधरा है, हमारा स्कूल सुधरा है। भाई मैंने अभी तक नालायक बच्चा मेरे सामने तो नहीं आया। यहाँ नहीं आएगा, पढ़ने वाले बच्चे नहीं आए। अच्छा सर मनोहर दास। चलिए जी, अब जरा देखते हैं। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। तो अलग अलग एनिमल्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अलग अलग होती है। इट डिपेंड्स ऑन द फूड दे ईट। जैसे herbivores eating grass needs a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। तो cellulose को digest करने के लिए cellulose जो कि जितने भी vegetable foods हैं तो उनमें cellulose जो है उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको एक बहुत लंबे स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है। तो जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबी होती है। वहीं पर अगर कार्निवोरस एनिमल्स की बात करी जाए, मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, हैंस कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफ़ी शॉर्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स।
it receives the secretions of the liver and pancreas for this purpose. अब जो small intestine है, हमने मुंह में फूड को डाइजेस्ट करा, मुंह में फूड को डाइजेस्ट करने के बाद में स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन उसने मतलब उसको चर्निंग करी और उसको डाइजेस्ट करा, बचा कुचा काम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में और ज़्यादा मतलब एक्सटेंसिव डाइजेशन होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि पैनक्रियाज से और लिवर से कुछ और जूसेस पहुँचते हैं जो फूड को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में एक जो पाइप है वो तो चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और जो दूसरा पाइप है वो कनेक्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में कि भाई अब इस फूड में कुछ नहीं बचा, अब इसमें से जितना भी ज़रूरी जो चीज़ें थी वो हमने निकाल ली हैं, अब उस सबको कचरे के तौर पर लार्ज इंटेस्टाइन के पास भेज दीजिए क्योंकि वो रेजिड्यू मटेरियल बचा है। ठीक है, तो वो जो रेजिड्यू मटेरियल है वो फिर स्टूल के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो अब आप ये देखिएगा इसमें क्या है कि इट रिसीव द सिक्रीशंस ऑफ द लिवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस, मतलब लिवर और पेनक्रियाज से सिक्रीशंस यानी कि जो है जूसेस आते हैं उसको और छोटा तोड़ने के लिए। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। तो फूड जो स्टमक से बाहर निकल कर आ रहा है उसमें ऑब्वियस सी बात है उसमें HCl मिक्सड है, HCl ने उस पर काम कर रखा था, तो इसका मतलब क्या है कि वो एसिडिक है, तो उस पर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट करें, ढंग से काम करें पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, तो इसलिए उसको एल्कलाइन बनाना ज़रूरी है। एल्कलाइन समझते हैं? एसिडिक का ठीक उल्टा, एसिडिक का ठीक उल्टा उसको बोलते हैं कि हाँ बेसिक, वही बेसिक। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट, बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकॉम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। अब जो बाइल जूस है, बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है, और जो बाइल जूस है वो क्या करता है, वो फैट्स को तो डाइजेस्ट करता ही करता है, उसके साथ साथ फूड को एल्कलाइन भी बनाता है। उसके बाद देखिए फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स which makes it difficult for enzymes to act on them. तो फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। तो इंटेस्टाइन में जो फैट होते हैं वो छोटे छोटे जैसे बबल्स होते हैं, तो उस तरीके के ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं फैट के, मतलब छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं फैट से। तो विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैम। तो उसकी वजह से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है एंजाइम्स को कि भाई मुझे इस वाले टुकड़े को डाइजेस्ट करना है, इस वाले को करना है या इस वाले को करना है, तो प्रॉब्लम होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो बाइल सॉल्ट्स जो हैं, जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो ये ग्लोब्यूल्स हैं, इन ग्लोब्यूल्स को और छोटा 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 तोड़कर और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं। जब बहुत छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाते हैं तब एंजाइम्स उस पर ढंग से एक्ट कर सकते हैं, तब एंजाइम्स उस पर ढंग से एक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या करते हैं, द पेनक्रियाज सिक्रीट्स pancreatic juice. The pancreas secrete pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fats. तो पैनक्रियाटिक जूसेस ये कहाँ पर होता है, लिवर के जस्ट ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन होता है, उसको पैनक्रियाज बोल देते हैं। तो पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। उस पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से क्या होता है, एक तो एंजाइम लाइक ट्राइप्सिन, तो जो ट्रिप्सिन होता है, ये ट्रिप्सिन जो है ये क्या करेगा, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, जो पेप्सिन है पेप्सिन भी करता है, लेकिन पेप्सिन कहाँ कर देगा, स्टमक के अंदर। ठीक है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बचा कुचा अगर स्मॉल इंटेस्टाइन अल्कलाइन होगा ना वो, तो क्योंकि उसके पास कोई एसिड नहीं है, एसिडिक तो जो एसिड वाला काम था वो सारा स्टमक के अंदर था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर वो बोल रहे हैं एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। तो जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से एक एंजाइम लाइपेज भी सिक्रीट होता है। लाइपेज जो है वो क्या करता है, वो इमल्सिफाइड फैट्स को जो है तोड़ता है, तोड़ने का काम करता है। इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स मतलब फूड में मिक्स जो फैट होता है वो। ठीक है, हाँ, वो जो वो करवाया जाता है वो एक्स्ट्रा चीज़, पिज़्ज़ा चाहिए विद एक्स्ट्रा चीज़ बर्स्ट, वो वाली चीज़। ठीक है, तो सोचो जब आप पिज़्ज़ा खाते होंगे तो कितने सारे फैट ग्लोब्यूल्स जाते होंगे। आगे चलते हैं। The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. Walls of the small intestine, तो small intestine की जो walls हैं उनमें glands होते हैं उनमें glands होते हैं which secrete intestinal juice. वो intestinal juice secrete करते हैं।
तो इंटेस्टाइन जो है, जो वॉल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो भी डाइजेशन का काम करती है, ठीक है। तो वो भी अपने आप में डाइजेशन की कंप्लीट साइट इसी वजह से कहलाती है, क्योंकि उसकी जो वॉल्स हैं उसमें से भी जूसेस सिक्रीट होते रहते हैं। क्या क्या होता है सिक्रीट? द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं वो। दूसरा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, तो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं, ये सारे के सारे इतने पतले होते हैं कि आसानी से ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाए। अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन का बन गया अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, और फैट्स का फैटी एसिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। हाँ, ग्लिसरॉल। चलिए जी, अगला देखते हैं फिर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद में क्या वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो रहा है कि नहीं, यूटिलाइजेशन भी उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो डाइजेस्टेड फूड है, इट इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। वॉल्स एब्जॉर्ब करने लगती हैं फूड। The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi. Villi. गुस्सा दिला रहा है नहीं? villi. V की जगह D लगा के दिल्ली बन जाएगा ये। The inner lining of small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area for absorption. Surface area for absorption कैसे बढ़ जाता है वो देखिएगा जरा। सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया विलाई की वजह से कैसे बढ़ जाता है। आप ये देखिए कि अगर एक नॉर्मल हाँ उसी तरीके से आप ये देखिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था। जैसे हमारे पास एक बेडशीट है, जैसे मान लीजिए कॉटन का एक कपड़ा है, एब्जॉर्प्शन के लिए ही बढ़ता है सरफेस एरिया। हाँ, तो वो कैसे बढ़ा सरफेस एरिया? ऐसे नहीं बढ़ा। आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये एक चादर है, ठीक है, एक बेडशीट है। हम उस बेडशीट पर हम पानी डालते हैं, तो पानी उसमें उस पानी में क्या होगा कि पानी थोड़ा सा वो एब्जॉर्ब करेगी, बाकी सारा पानी जो है वो बह जाएगा, ठीक। अब हमने क्या करा, हमने इसको टॉवल बना दिया। तो टॉवल कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा ऐसे थोड़े इसमें ना जो थ्रेड्स हैं वो थ्रेड्स इसमें हम इंक्लूड करने लगते हैं। तो टॉवल आपने देखा, टॉवल की सरफेस कोई स्मूथ तो होती नहीं, प्लेन। तो उसमें होगा क्या कि उसमें ये जो बिल्ली है इतनी सारी, ठीक है, ये थोड़े थोड़े जो थ्रेड्स हैं, इन थ्रेड्स से क्या होता है, इन थ्रेड्स का भी तो कुछ सरफेस एरिया होता होगा। फॉर एग्जांपल हमने टॉवल पर ये एक थ्रेड लगा दिया, एक थ्रेड नीचे से निकला और ऊपर से आया ऐसे। तो ऐसे बहुत गौर से देखना, तो बारीक बारीक थ्रेड है, ऐसे नीचे से निकला हो सरफेस से, उसकी ऐसे फैलाकर देखो टॉवल को, तो नीचे से एक थ्रेड निकला फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे से निकला फिर ऊपर आ गया, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे होते हैं वो थ्रेड्स, तो उससे उनका भी तो कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होता होगा। तो वो सरफेस एरिया जो थ्रेड्स का सरफेस एरिया, थ्रेड्स कितने होते हैं उसमें, हज़ारों थ्रेड्स होते हैं। तो वो जो थ्रेड्स हैं उन थ्रेड्स का भी सरफेस एरिया और शीट का अपने आप में सरफेस एरिया, तो उससे क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसकी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ गई। तो वही चीज़ है कि जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उस पर छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको हम विलाई बोल देते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन करने का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब जो विलाई है, विलाई क्या होती है, वो बारीक बारीक से थ्रेड जैसे होते हैं, और वो किससे कनेक्टेड होते हैं, ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं। तो इधर विलाई ने जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया था वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, जो आपने ये क्या कहते हैं प्रोटीन खाया था, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया, वो भी लिक्विड है। और जो फैट्स हैं वो आपका ग्लिसरॉल में और फैट्स में कन्वर्ट हो गए, फैटी एसिड्स में। तो उसको जब आपने एब्जॉर्ब करा, जब विलाई ने उसको एब्जॉर्ब करा, तो विलाई इधर से तो एब्जॉर्ब कर रही है और विलाई पीछे कनेक्टेड है ब्लड वेसल्स के साथ में। तो वो जो चीज़ एब्जॉर्ब करी वो सीधा सीधा फिर ब्लड में मिक्स होने लगती है।
ब्लड से हर चीज हो जाती है। ब्लड वैसे भी तो सप्लाई करता है। अब देखिएगा, the villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of old tissues. तो ब्लड क्या करता है कि ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है और ब्लड के साथ फिर ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने खाना खाया है, अब प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारा ये वाला हाथ तो लंबा हो गया, ये वाला हाथ बचपन वाला ही रह गया, छोटा का छोटा ही, है ना। तो ऐसा कभी नहीं होता। ठीक ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस के केस में तो हो जाता है कि हार्मोन्स ही ढंग से काम नहीं करता है, तब तो हो मेरे जाता तो है। दोनों हाथ ही छोटे रह गए। कोई बात नहीं, बराबर उसमें क्या होगा, वो जेनेटिक कंपोजिशन ऐसा ही होगा। पापा या मम्मी के छोटे होंगे, अगर उनके हाथ बड़े होंगे तो ऐसा हो सकता है कि बाबा या दादी के या नाना या नानी के छोटे रहे होंगे। आपको मालूम है कि डोरमेंट जीन्स। हाँ, नहीं, डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव। डोमिनेंट होता है और एक होता है रिसेसिव। तो डोमिनेंट जीन जो है वो आता है मदर और फादर से, और कई बार आप लोगों को भी सुनने को ही मिलता होगा कि ये अपने दादा पर गया है या ये अपने नाना पर गया है या अपनी नानी पर गई है, ऐसा सुनने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बायोलॉजिकल फैक्ट है और इसको हम हेरिडिटी वाले चैप्टर में करेंगे भी कि बायोलॉजिकल फैक्ट ये होता है कि जो ग्रैंडफादर के जीन्स हैं, जैसे ग्रैंडफादर हैं और ग्रैंडमदर हैं, और फिर अब आपके आ गए फादर। तो फादर के जो जीन्स हैं ना, फादर के अंदर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों के जीन्स हैं, लेकिन फादर दिखाई देते हैं ग्रैंडफादर जैसे। इसका मतलब क्या है कि वो आपके दादा जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है दादी वाले जीन्स नहीं है अंदर, ठीक है। तो दादी वाले जीन्स पता चला कि आगे किसी जनरेशन में फॉरवर्ड हो गए, ठीक है। तो पता चलता है कि अच्छा ये तो अपनी दादी जैसा दिखता है, जबकि फादर दादी जैसे नहीं थे। तो फादर की बॉडी के अंदर जो रिसेसिव जीन है वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये तो सब जीन्स का खेल है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम है लेकिन हाथ बड़े बड़े उनके हाथ हैं, तो जीन्स का ऐसा चल रहा है। चलिए जी आगे चलते हैं। एसिमिलेशन देखिए, एसिमिलेशन में था ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व्ड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल्स। तो फिर वो जो ब्लड है वो जब पूरे के पूरे सेल्स से कनेक्टेड है तो सारे के सारे सेल्स में एसिमिलेट हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है, सब यूटिलाइजेशन शुरू हो जाता है उसका। और उसके बाद जो है the digested food which is not used by your body immediately is stored in the liver in the form of a carbohydrate called glycogen। वो digested food जो हमारी बॉडी ने यूटिलाइज नहीं करा वो ग्लाइकोजन के तौर पर स्टोर हो जाता है, यानी कि इमरजेंसी फूड बोलते हैं उसको। कि जब हमको खाने को कुछ नहीं मिला तब वो ग्लाइकोजन यूज़ होता है बॉडी में, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि खाने को नहीं मिला तो हमारी एनर्जी डाउन हो गई और हम गिर गए एकदम, ऐसा नहीं होता ना। तो वो उस टाइम ग्लाइकोजन नाम का फूड जो है, जो इमरजेंसी फूड है, स्टोर्ड फूड है, वो काम आता है। फिर है digestion, the unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from this material. The rest of the material is removed from the body via the anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. तो exit of this material इसको anal sphincter regulate करता है। फिर dental caries इसमें बचा हुआ है, ये अगली क्लास में करते हैं।